तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही अराइज होगा इंटरव्यू में कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है और पाइथन का यूज करके हम किस किस टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये बताना है, पहले आप समझ लो फिर लिखना, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पाइथन जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको हम मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन का यूज करके आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन सुना होगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, मोबाइल ऐप होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, गेम्स होते हैं। तो बहुत तरह के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं ना। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि आप पाइथन का यूज करके किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेज आपने सुना होगा, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे अगर आप लोगों ने पीएचपी लैंग्वेज सुना है, पीएचपी में रिस्ट्रिक्शन है। पीएचपी में आप ओनली वेबसाइट ही बना सकते हो। पीएचपी का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप ये सब नहीं बना सकते। तो पीएचपी में रिस्ट्रिक्शन है कि आप ओनली क्या बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन। आ रही बात समझ में। लेकिन पाइथन में आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि आप पाइथन का यूज करके ना किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अब पाइथन ने क्या किया, हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इसने अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। और उस लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है, एक अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। जैसे अगर आपको बोल दिया गया कि पाइथन का यूज करके ना आपको छोटे छोटे गेम्स बनाने हैं। आप लोगों ने नोकिया मोबाइल में स्नैक वाला गेम आता है, खेला होगा। उस तरह का अगर आपको गेम बनाना है पाइथन में, तो गेम बनाने के लिए उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी है आपको। इसमें पाई गेम नाम का एक लाइब्रेरी बना के दे दिया। तो आपको क्या करना है कि उस पाई गेम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और जैसे ही आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, तो उस लाइब्रेरी में ऑलरेडी गेम बनाने से रिलेटेड पहले से फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स ऑलरेडी डिफाइन करके दे दिया है। बस आपको क्या करना है, उनको कॉल कर लेना है। तो इन लाइब्रेरी के होने की वजह से पाइथन में हमें उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी। और आपने ये भी सुना होगा कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी आती है डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और एआई के लिए। और इन्हीं लाइब्रेरी के होने की वजह से आजकल कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी, कोई बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ बंदा है, और वो चाहता है कि मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊं, डेटा साइंटिस्ट बन जाऊं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पाइथन का यूज करके आप इजिली बन सकते हैं। क्योंकि इसमें हम आगे सीखेंगे डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग पे काम करने के लिए पाइथन में आपको नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न ये सब लाइब्रेरी है। और इन सब लाइब्रेरी पे अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो इजीली आप डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग वाला काम इजीली कर सकते हैं। और उसमें आपको कोड नहीं लिखना होता है, कोड वो खुद लिख रहा होता है। आपको बस एक एक दो दो लाइन का बस कोड लिखना होता है, बने बनाए जो फंक्शंस हैं बस आपको उसको कॉल करना है। और इन्हीं लाइब्रेरी के होने की वजह से आजकल कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट बन सकता है। आजकल ऐसे ऑन बने बनाए टूल आ गए हैं। आप लोगों ने टेबलू और पावर बीआई का नाम सुना होगा। तो टेबलू और पावर बीआई आजकल डिमांड है, बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है, टेबलू जो है टेबलू कंपनी का है। आ रही बात में। और इन सब टूल पे जब आप काम करना सीखोगे ना, तो इसमें हमें कोई कोड नहीं लिखना होता, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। आपको बस उसमें डेटा आपको लोड करना है, जिस डेटा पे आपको एनालिसिस करनी है, डैशबोर्ड बनाना है, रिपोर्ट्स बनाना है, चार्ट्स बनाना है, तो वो सारा काम बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके करना है। कोडिंग आपको नहीं करनी, कोडिंग वो खुद कर रहा है। आ रही बात है। तो आने वाला जो टाइम है ना, जितनी भी कोडिंग आजकल चल रही है वो सब कोडिंग खत्म हो जाएगा आजकल। आने वाले टाइम में ना बस बने बनाए आपको टूल मिल जाएंगे, और उस टूल पे बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली आप सारा काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ठीक है।
तो वो एआई का आपका लाइव एग्जाम्पल है ना। आ रही बात समझ में। तो इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने की वजह से पाइथन में डेटा एनालिस्ट बनना, डेटा साइंटिस्ट बनना इजी है। आ रही बात समझ में। तो इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने की वजह से पाइथन में उतने हमें हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी है। तो पाइथन ने क्या किया, हर टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इसमें अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। ठीक है। अब आप ये मत समझना, मान लो आपने पाइथन सीख लिया, पाइथन को सीखने में आपको मुश्किल से 2 से ढाई महीने लगेंगे। आपने 2 से ढाई महीने में पूरा कंप्लीट पाइथन आपने सीख लिया। तो अब ये मत समझना कि आपने पाइथन सीख लिया तो अब पाइथन सीखने के बाद आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो, ऐसा नहीं है। पाइथन तो बस बेस है। आपको जिस भी एप्लीकेशन में अगर आपको जाना है, उससे रिलेटेड जब तक आप लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप जो है उससे रिलेटेड ऐप नहीं बना सकते। ठीक है। तो पाइथन तो बस बेस है। मान लो अगर आपको पाइथन का यूज करके ओनली डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको बनाना सीखना है, तो पाइथन लैंग्वेज के साथ साथ आपको टीक इंटर नाम की एक लाइब्रेरी आती है। तो पाइथन के साथ साथ जब तक आप टीक इंटर लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना सकते। मान लो आपको पाइथन का यूज करके गेम डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको पाइथन लैंग्वेज के साथ साथ आपको पाई गेम लाइब्रेरी सीखनी होगी। तो जब तक पाई गेम लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप जो है गेम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इतना समझ में आया। मान लो आपको पाइथन का यूज करके आजकल फुल फुल स्टैक डेवलपमेंट की जॉब बहुत निकल रही है, सुना होगा ना। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब वेब डेवलपमेंट, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है ना। तो अगर आपको पाइथन का यूज करके वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो ये नहीं है कि बस आपने पाइथन सीख लिया आप वेबसाइट बना सकते हो, ऐसा नहीं है। पाइथन सीखने के साथ साथ आपको जेंगो सीखना होगा। जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसमें ओनली वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। आ रही बात समझ में। तो यानी कि पाइथन सीखने के बाद फिर आपको डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड में आपको जाना है। अब एक ही बंदा तो सारा काम नहीं करेगा ना। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको डेटा एनालिसिस से रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो उससे रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। एआई इंजीनियर बनना है तो उससे रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। वेब डेवलपमेंट में जाना है तो पाइथन के साथ साथ आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा, है ना। बंद करो। बात समझ में आ रही है। तो पाइथन ने क्या किया, हर टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ना इसने अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। और लाइब्रेरी जस्ट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसमें ऑलरेडी बने बनाए क्लासेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो हमारा काम आसान कर दिया उसने। आ रही बात समझ में। और पाइथन का पॉपुलर होने का मेन रीजन क्या है, आपने सुना होगा कि आज से 5-6 साल पहले जावा चलती थी। 5-6 साल पहले जावा नंबर 1 पे हुआ करता था। पहले जावा ही सब लोग जानता था, पाइथन को कोई नहीं जानता था 6 साल पहले। ठीक है। लेकिन जब से पाइथन पॉपुलर हुई है, जावा जो है डाउन हो गई पाइथन की वजह से। अब अगर आप गूगल पे डालोगे टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2023, तो पाइथन नंबर 1 पे आएगा और जावा आपका 9th या 10th पोजीशन पे आएगा। आ रही बात समझ में। तो पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन में कोड को ऑप्टिमाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एडवांस दे रखा है। मतलब जो काम आप सी लैंग्वेज में, जावा में 10 लाइन का कोड लिख के करोगे, सेम वही टास्क आप पाइथन में 1 लाइन में कर सकते। तो प्रोग्रामर के लिए कोडिंग करना कम हो गया। और आपको ये पता है कि जितने कम से कम लाइन का कोड होगा, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम होगी और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। बात समझ में आई। तो पाइथन में हमें केवल प्रोग्रामिंग करना नहीं सीखना है, बेसिकली इसमें कोड को ऑप्टिमाइज करने का जो टेक्निक है वो टेक्निक आपको सीखना है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे हमें वही टेक्निक यूज करना होगा। सबसे बेस्ट प्रोग्राम वो माना जाएगा जो जितना कम से कम लाइन का कोड है। आ रही बात हमें। 12:30 है ना, तो फिर अभी नहीं। आ रही बात समझ में। तो हमें वही टेक्निक सीखनी है पाइथन में कि किसी भी टास्क को हम कितने कम से कम लाइन का कोड लिख के करें। और जितने कम से कम लाइन का कोड होगा वही बेस्ट आपका प्रोग्राम माना जाए।
तो अब आपको ये चीज क्लियर हुआ कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों बोलते हैं। अब इसके बारे में एक बार ये समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ। इतना सबको समझ में आया? पीछे कोई डाउट तो नहीं है? अब आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा तो एक आपने सी लैंग्वेज सुना होगा, है ना, और एक आपने सी प्लस प्लस सुना होगा। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं ना, सब सी से बने। अगर आज सी लैंग्वेज नहीं होता तो जावा, डॉटनेट, पीएचपी, पाइथन कोई भी लैंग्वेज नहीं होता। यहाँ तक कि जो आप विंडोज यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी सी लैंग्वेज से ही बना है। आ रही बात समझ में? तो सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं वो किससे बने हैं? सी से। तो बेसिकली अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पैटर्न की बात करूं तो दो तरह की पैटर्न होते हैं। कोडिंग करने का दो अलग अलग स्टाइल होता है। एक तो आप सी स्टाइल में कोडिंग करोगे, और अगर आप सी स्टाइल में कोडिंग करते हो तो इस स्टाइल को हम फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। लेट हो गए? तो ये चीज ध्यान से समझना आप लोग ना, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं। हाँ, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने का दो आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा। एक तो आप सी स्टाइल में कोडिंग करोगे और एक सी प्लस प्लस स्टाइल में। तो अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी स्टाइल में अगर आप कोडिंग करते हो तो उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग। और अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस स्टाइल में अगर आप कोडिंग करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग। ये चीज नोट करते चलना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम दो अलग अलग स्टाइल में कोडिंग कर सकते हैं, एक सी स्टाइल और एक सी प्लस प्लस स्टाइल। और सी स्टाइल में अगर आप कोडिंग करोगे तो उसको हम फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और सी प्लस प्लस स्टाइल में अगर आप कोडिंग करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कितना समझ में आया? अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो अगर सी लैंग्वेज में आप कोडिंग करोगे ना तो इसमें हमें छोटे छोटे फंक्शंस बना के कोडिंग करनी होती है। फंक्शंस के बेस पे कोडिंग हमें करनी होती है। अब फंक्शंस क्या होता है वो सब हम बाद में सीखेंगे, अभी इतना समझ में आया? और अगर आप सी प्लस प्लस स्टाइल में अगर आप कोडिंग करते हो तो इसमें बेसिकली हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे हमें कोडिंग करनी पड़ती है। यानी कि आपको सीधे सीधे ये समझना है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना लिया तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? इतना समझ में आया? तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं तो आप बता सकते हो? क्योंकि इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। ठीक है? तो अब आपको एक चीज याद रखना है, पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन में आप दोनों स्टाइल में कोडिंग कर सकते हो। मान लो आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं आती, आपने सुना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोडिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जो है ओनली सी स्टाइल में कोडिंग करके कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, पता ही नहीं है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप सिंपल सा, हाँ जी, बंद कर दो। तो अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं आती तो पाइथन में सिंपल सा सी स्टाइल में कोडिंग करके कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हो।
और अगर आपको C++ लैंग्वेज आती है तो आप जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के भी कोडिंग कर सकते। इतनी बात सबको समझ में आई? ये नोट कर लो। इतना क्लियर? जबकि अगर आपने जावा और डॉटनेट सुनी होगी, सुना है? और जावा और डॉटनेट में कंडीशन ये है कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के ही कोडिंग करनी है, उसमें आप सी स्टाइल में कोडिंग नहीं कर सकते। तो पाइथन का प्लस पॉइंट समझ में आया? ये दोनों पैटर्न को फॉलो करता है, इसमें आप सी स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो और C++ स्टाइल में। तो आगे चल के जब हम पाइथन में कोडिंग करना सीखेंगे तो पहले हम सी स्टाइल में कोडिंग करना सीखेंगे और बाद में फिर हम C++ स्टाइल में भी कोडिंग करके प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। तो पाइथन का प्लस पॉइंट क्लियर हुआ? अभी मैं बोल दूं आपको जावा सीखना है, डॉटनेट सीखना है, तो जावा और डॉटनेट के लिए कंडीशन ये है कि आपको C++ लैंग्वेज आनी चाहिए। जावा डॉटनेट में अगर आपको एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले का भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाए आप उसमें कोडिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं। पाइथन में आप सिंपल सा बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाए सी स्टाइल में कोडिंग करके कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते। और पाइथन सीखने के लिए ऐसी कोई बेसिक नीड नहीं है कि आपको C++ आना ही आना चाहिए। अगर आपको सी लैंग्वेज अगर आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आता है तो बिल्कुल आप बिगनर लेवल से स्टार्ट कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने का दो अलग अलग पैटर्न होता है, एक सी और एक C++। इतना समझ में आ गया सबको? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब ये तीनों पॉइंट्स को नोट कर लो आप लोग। सेकेंड वाले पैराग्राफ में वही लिखा है, पढ़ो ध्यान से, कि पाइथन जो है दोनों पैटर्न को फॉलो करता है ना। समझ में आई बात? अब ये तीनों पैराग्राफ नोट कर लो एक बार, फिर आगे और बताता हूं मैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। फंक्शनल बेस को ही प्रोसीजरल स्टाइल भी बोला जाता है। तो सी स्टाइल में जब हम कोडिंग करेंगे ना तो उसी को फंक्शनल बेस प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल बेस प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, जिसमें सिंपल सा हमें छोटे छोटे फंक्शंस बना के कोडिंग करनी होती है। और जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आ गया तो वहां पे आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी। ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग करने के लिए। और आजकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग को ही प्रेफर करती है, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग करके प्रोजेक्ट बनाते हो तो जल्दी उसको कोई हैक नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा यूज होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और जितने भी वेब ऐप बनते हैं, वेब डेवलपमेंट होता है, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ हाँ, सब बना सकते हो। ठीक है, अब वो बता रहा हूँ क्या है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? पीछे आ रहा है सबको समझ में?
अब आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो लिख लेना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब लाइन बाय लाइन कंपाइल। मतलब पाइथन में जब हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और जब मैं उसको रन करूंगा तो वो लाइन बाय लाइन कोड क्या करेगा, कंपाइल करेगा। ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, ध्यान से समझना। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, सिस्टम जो है हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता। सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में, है ना। अब हम जब जब भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वो हाई लेवल फॉर्म में लिखेंगे। उस कोड को यूजर तो समझ सकता है, सिस्टम तो समझेगा नहीं। तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो हम कोड हाई लेवल फॉर्म में लिखेंगे, उस कोड को जब तक वो ट्रांसलेटर मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक सिस्टम समझेगा कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ट्रांसलेटर का काम ये आपका इंटरप्रेटर करता है। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं। तो मैं से बेसिकली आपको ट्रांसलेटर दो तरह के मिलेंगे, एक कंपाइलर मिलेगा और एक इंटरप्रेटर मिलेगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम सेम होता है। दोनों क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में और मशीन कोड को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। डिफरेंस बस ये है कि कंपाइलर होल प्रोग्राम को वन टाइम एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो आपका सी में कंपाइलर होता था और पाइथन में आपको क्या मिलेगा, इंटरप्रेटर। तो यानी कि पाइथन में आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होगा। इतना समझ में आ गया। तो इंटरप्रेटर का यूज समझ में आ गया, करेगा क्या ये, हाई लेवल जो कोड हम लिखेंगे उसको क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तभी तो सिस्टम समझेगा। तो इंटरप्रेटर बेसिकली एक ट्रांसलेटर है। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है उस इंटरप्रेटर का नाम क्या है, तो नाम लिख लो। तो पाइथन में जो इंटरप्रेटर मिलेगा उस इंटरप्रेटर का नाम है सी पाइथन। सी पाइथन। लिख लिया। तो इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है उसका नाम क्या है, सी पाइथन। अब इसका नाम सी पाइथन इसलिए रखा क्योंकि जो इंटरप्रेटर की जो पूरी कोडिंग है वो सी लैंग्वेज में। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो पाइथन लैंग्वेज बना है वो किस किस लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाया गया। तो आप लिख लो, पाइथन लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, पाइथन लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। पाइथन जो लैंग्वेज बना है वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा, तीन लैंग्वेज को कंबाइन करके आपको पाइथन को बनाया गया। तो कहीं पे भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन जो लैंग्वेज बना है वो किस किस लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे, जावा। इसका मतलब पाइथन में आपको सी, सी प्लस प्लस और जावा तीनों के फीचर्स मिलेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। धन्यवाद। आ रहा है समझ में यहाँ तक। आ रहा है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके। बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है,
जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझना। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको 3 अलग अलग डेटा टाइप्स मिलेंगे। एक आपको डेटा टाइप मिलेगा इंटीजर, और इंटीजर का मतलब आपको समझना है एनी होल नंबर। इंटीजर का मतलब क्या होगा, होल नंबर। तो मान लो मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में मैंने 10 स्टोर कर लिया, तो ये वेरिएबल किस टाइप का बना, इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब आपको याद रखना है होल नंबर, ठीक है। और दूसरा आपको डेटा टाइप मिलेगा फ्लोट, और फ्लोट का मतलब आपको याद रखना है एनी डेसिमल नंबर। तो किसी भी वेरिएबल में अगर मैंने कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर लिया तो इसका टाइप क्या होगा, फ्लोट। तो ये चीज याद रखना है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा 12:30 बजे। स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मतलब एनी कैरेक्टर्स, नोट करते चलना ये। अब आपका कैरेक्टर में अल्फाबेट भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, और स्पेशल सिंबल भी आ सकता है। बात समझ में आ रही। और स्ट्रिंग के लिए कंडीशन ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे, उसको सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी है। जैसे मान लो मैंने सी में हेलो स्टोर कर दिया, अब इस वेरिएबल का टाइप अगर मैं पता करूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रिंग। आ रही बात में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने एक वेरिएबल में किसी नंबर को, है ना, अगर आपने स्टोर कर लिया डबल कोट के अंदर, तो भी क्या होगा, स्ट्रिंग। समझ में आया। तो कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें ये 3 तरह के डेटा टाइप तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, कॉमन है। तो इंटीजर का मतलब आपको याद रखना है होल नंबर, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर, और स्ट्रिंग का मतलब कोई भी कैरेक्टर। और स्ट्रिंग जब भी आएगा उसको सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, अब हमें कंपेयर करना है सी लैंग्वेज में और पाइथन में। तो सी लैंग्वेज में अगर मेरे को कोई भी एक वेरिएबल बनाना होता था, अब वेरिएबल क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में ना। तो मान लो कोई भी एक वेरिएबल में मेरे को अगर होल नंबर स्टोर करना होता था, तो सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, इस वेरिएबल नेम से पहले हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता था। तो बिना डेटा टाइप दिए आप इस वेरिएबल में आप 10 को स्टोर नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही। सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, अगर आपको सी में किसी वेरिएबल में डेसिमल नंबर स्टोर करना होता था तो आपको फ्लोट लिखना होता था। तो बिना फ्लोट लिखे आप इस वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते थे। पाइथन ने ये सब हटा दिया। पाइथन ने बोला कि आपको किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप का स्टोर करना है, कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पाइथन में ए में अगर 10 स्टोर कर दिया तो अपने आप इस वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, इंटीजर। अगर पाइथन में आपने ए में 20.5 स्टोर कर दिया तो अपने आप फ्लोट हो गया।
अगर आपने ए में 20.5 को डबल कोट के अंदर दे दिया तो अपने आप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो यानी कि पाइथन में हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया, कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना होता, इस टाइप के लैंग्वेज को हम लूजली टाइप लैंग्वेज है ना, या फिर इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि लूजली टाइप लैंग्वेज या डायनेमिक टाइप लैंग्वेज किसको बोलते हैं, और जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डेटा टाइप देना मैंडेटरी होता है ना, उस टाइप के लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो अब आपको स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज और लूजली टाइप लैंग्वेज दोनों में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया। जब भी आप स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज पे काम करोगे तो वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। जब तक इंट फ्लोट स्ट्रिंग नहीं लिखोगे तब तक वो वैल्यू स्टोर होगा ही नहीं। और लूजली टाइप लैंग्वेज में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं लिखना होता, वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल का टाइप अपने आप चेंज होता रहता है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब पाइथन में जब हम आगे प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, वेरिएबल बनाना सीखेंगे, तो हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना, सीधे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और वैल्यू स्टोर करूंगा। तो हमारा काम आसान कर दिया ना। अब एग्जाम्पल में लिख लेना स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, सी शार्प होता है, 12.5, जावा, ये सारे क्या हैं, स्ट्रांगली। और लूजली टाइप एग्जाम्पल अगर देखें तो एक आपका पाइथन है, पीएचपी है, जावा स्क्रिप्ट सुना होगा आपने, आर लैंग्वेज सुना होगा। तो ये सारे आपके लूजली टाइप लैंग्वेज। तो इन सब लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो हमें कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती। तो आपका पाइथन है, पीएचपी है, जावा स्क्रिप्ट है, आर है, ये सब क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, क्या चीज, कोटलिन, वो तो मोबाइल ऐप के लिए यूज होता है, जावा है, जावा से ही बना है वो, एंड्रॉयड का एडवांस वर्जन है कोटलिन, उसमें मोबाइल ऐप बनता है केवल। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रांगली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लगा लूजली टाइप और स्ट्रांगली टाइप में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज और लूजली टाइप लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पाइथन को लूजली या डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देता। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? कोई डाउट किसी को? तो यही चीज मैंने नेक्स्ट पीपीटी में लिखा हुआ है, एक बार इसको नोट कर लो, दोनों पैराग्राफ वही चीज लिखा है जो मैंने अभी बताया कि पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना। तो अभी तक जितना मैंने बताया है, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना।
सेकेंड वाला जो पैराग्राफ है, अभी जब मैं एग्जीक्यूशन स्टेप्स बताऊंगा पाइथन का, तब मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कि पाइथन में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको जब हम रन करते हैं तो वो कैसे कैसे आपका कोड कंपाइल करता है ना। तो कंपाइलेशन स्टेप्स कैसे कैसे होता है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। पहला वाला पैराग्राफ तो क्लियर है। तो ये चीज अभी से आपको याद रखना है कि पाइथन में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे तो वहां पे हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना होगा, जबकि C++ जावा में देना मैंडेटरी है। तो बहुत सारा, हर तरह से अगर देखें तो पाइथन को वो इजी करता गया है ना। इसीलिए 11th 12th के सिलेबस में डाला हुआ। नहीं, 2-3 साल हो गए। पहले जावा डाला हुआ था 11th 12th में। तो जावा में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जावा के लिए मस्ट है कि आपको C++ आने ही आना चाहिए। और जब से पाइथन डाला है 11th 12th के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि पाइथन सीखने के लिए कोई आपको पहले से प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबका हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखें। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पाइथन है ना, पाइथन को किसने डेवलप किया और मार्केट में कब ये आया था, और अभी करंट कौन सा नया वर्जन चल रहा है। फादर ऑफ पाइथन किसको बोला जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, हर लैंग्वेज का जो नाम रखा जाता है उसकी अलग अलग हिस्ट्री मिलेगी। जावा का नाम जावा क्यों रखा गया, अगर आपने जावा का अगर कहीं लोगो देखा होगा तो वहां पे कॉफी का एक सिंबल आता है, देखा है। तो उसका भी एक एडवांटेज है। उसका कॉफी का सिंबल इसलिए दिखाता है क्योंकि वो कॉफी के नाम से ही बना है। आ रही बात समझ। वैसे ही अगर आपने पाइथन का अगर कहीं भी लोगो देखा होगा तो स्नैक बना हुआ आता है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का जब भी आप लोगो देखोगे ना, तो लोगो भी एक अलग आपको चीजें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का लोगो स्नैक ही क्यों आता है ना। चलो देखें। तो अब हेडिंग डालो, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो आपको ये बताना है, सुन लो पहले। नीदरलैंड के एक डेवलपर थे जिनका नाम था ग्यूडो वॉन रोसम। इन्हीं को फादर ऑफ पाइथन बोला जाता है। फादर ऑफ पाइथन किसको बोलोगे, ग्यूडो वॉन। तो नीदरलैंड के ये डेवलपर थे, और इन्होंने जब इस पे काम करना स्टार्ट किया था तो 89 से 1991 के बीच में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और जब मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया था तो मार्केट में सबसे पहले जब आया था 1994 में। यानी कि पाइथन मार्केट में कब लॉन्च हुई थी, 1994 में। और जावा आई थी 1995 में। मतलब जावा से पहले पाइथन लॉन्च हो चुका था 1 साल पहले, और जावा मार्केट में आई थी 1995 में। इतना क्लियर। तो पाइथन सबसे पहले मार्केट में 1994 में आया था, और उसका वर्जन था पाइथन 1.0। अभी लिखना मत, पहले समझ लो। अब इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा, तो जिस समय ये डेवलप कर रहे थे उस समय नीदरलैंड में एक टीवी कॉमेडी शो चलता था, बीबीसी चैनल पे आता था। और उस टीवी कॉमेडी शो का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और इस टीवी कॉमेडी शो के ये फैन थे, इनको देखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो इनके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस लैंग्वेज का नाम इसी टीवी कॉमेडी शो के नाम पे पाइथन रख दूं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा, तो आपको बताना है कि नीदरलैंड में एक टीवी कॉमेडी शो था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और इसी टीवी कॉमेडी शो के नाम पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया, पाइथन। क्लियर। तो अभी तक आप यही सोच रहे होंगे कि पाइथन का जो नाम है वो स्नैक के नाम पे पड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है।
अब इसका नाम इन्होंने लोगो स्नैक क्यों बनाया वो भी मैं आगे बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ। और जब से पाइथन मार्केट में आई है तब से ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डॉट नेट पे अगर आप काम करोगे तो डॉट नेट आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, परचेज करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। विंडोज आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो वैसे ही लेकिन पाइथन में जब भी आप काम करोगे सब कुछ फ्री है। तो पाइथन में जितने भी आपको आगे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे सारे फ्री है। इसीलिए इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इस पे काम करती है। आ रही बात हमें। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इजीली जो है आप नेट से इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते। तो फादर ऑफ पाइथन किसको बोलेंगे, यूडो वॉन रोसम को, नोट कर लो। तो अब आइडिया लगा आप लोगों को। तो मेन पॉइंट्स नोट कर लो। फादर ऑफ पाइथन लिख लेना, यूडो वॉन रोसम को बोला जाता है। पहला वर्जन, अभी वर्जन मैं दिखाऊंगा, अभी बस इतना लिखो। यहाँ तक सबका हो गया। तो फादर ऑफ पाइथन आपको याद रखना है, यूडो वॉन रोसम को बोलते हैं, जो नीदरलैंड के एक डेवलपर थे। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पाइथन का अभी करंट कौन सा नया वर्जन चल रहा है, किसी को याद है कौन सा चल रहा है? नहीं, अब 3.12 आ चुका है। हर महीने चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी आप 3.12 पे काम करोगे, एक महीने के बाद 3.12 आ चुका होगा, या 3.12 13 आ चुका होगा। तो बहुत जल्दी जल्दी इसमें वर्जन चेंज होता रहता है, ठीक है। मेजर चेंजेस तब आएगा जब 3 से 4 आ जाए। अभी आपका 3 का ही वर्जन चल रहा है। तो अगर किसी बंदे ने 3.1 पे काम किया है और अभी आप 3.12 पे काम करोगे तो ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको मिलेगा नहीं। मेजर चेंजेस आपको तब मिलेगा जब आपका 4 आ जाए, ठीक है। तो माइन्यूट थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो अब अगर आपसे वर्जन्स के बारे में पूछा जाता है, यहाँ तक सबका हो गया। अब अगर आपसे वर्जन्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको पहला वर्जन, स्टार्टिंग वाला वर्जन, और जो करंट लेटेस्ट वर्जन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बता रहा हूँ। हाँ, हो गया यहाँ तक। तो अगर वर्जन्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये बताना है, ध्यान से सुनना, सारा नहीं लिखना है। बस आपको पहला वाला वर्जन पता होना चाहिए कब आया था। और लेटेस्ट इस समय 3.12 चल रहा है, जो अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। और इसी लेटेस्ट वाले वर्जन पे हमें काम करना सीखना है। तो बस आप पहला और लास्ट वाला नोट कर लेना, बाकी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब पाइथन का अभी तक केवल 3 ही वर्जन चल रहा है। कौन कौन सा? 1, 2 और 3। और अभी 3 का 3.12 चल रहा है, समझ गए। और अगर आप लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम करते हो तो उसका एडवांटेज ये होता है कि उसमें पुराने तो सारे फीचर आ ही जाते हैं,
प्लस जो नया एडवांस फीचर होता है वो भी ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो आप जब मैं सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो लेटेस्ट आपको 3.12 वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। अगर किसी के लैपटॉप पे पहले से पुराना वर्जन इंस्टॉल्ड होगा तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। ठीक है, तो हम लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम करेंगे। ठीक है, तो वर्जन समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसका मतलब अभी तक पाइथन के 3 ही वर्जन लॉन्च हुए हैं, 1, 2 और 3, और अभी इंडस्ट्री में 3 ही चल रहा है। ठीक है, कोई डाउट? तो पहला और लास्ट वाला आपने नोट कर लिया? 12:30, 12:30 बजे बैठो, तुम बताओ। 12:30, 12:30। इतना क्लियर? तो लेटेस्ट वर्जन आपको 3.12 पे काम करना सीखना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नए नए फीचर्स आए हैं वो सब हम साथ साथ देखेंगे जब इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो अभी आप लोग को ये याद रखना है कि पाइथन का पहला वर्जन 1994 में आया था, और अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 3.12। ठीक है, 1, 2 नहीं बोलोगे, 12 बोलोगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि कुछ दिन बाद 3.12.1 आ जाए, है ना। और 12 के अलग अलग नए नए वर्जन आते रहेंगे, 3.12.1, 3.12.2 ऐसे, है ना। आ रही बात समझ में? जैसे इसके पहले 3.11.589 चल रहा था, अब सीधे 3.12 आ गया। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पाइथन को मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। तो इसको मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी मैंने बताया कि पाइथन का यूज करके आप हर टाइप का एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो इसको नोट नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लो। अगर पाइथन का यूज करके आपको वेब एप्लीकेशंस बनाना है तो अभी मैंने बताया कि पाइथन के साथ साथ आपको जेंगो या फ्लास्क सीखना होगा। अगर आपको पाइथन का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो पाइथन के साथ साथ आपको टीक इंटर नाम की लाइब्रेरी आती है, उस लाइब्रेरी पे क्या करना पड़ेगा? स्पेशलाइजेशन करना होगा। आ रही बात में? तो यानी कि मैंने यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस लिखे हैं, हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। आ रही बात में? जैसे 3D एप्लीकेशंस बनाना है, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस बनाना है, हर टाइप का इसमें एप्लीकेशन बना सकते हो आप। तो उसके लिए बस आपको करना क्या होगा? पाइथन के साथ साथ उससे रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? पीछे सबको आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। अब मैंने यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि कुछ लाइव एग्जांपल बताओ जो पाइथन में बने हुए हैं। आ रही बात में? तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे, एक ब्लेंडर नाम का सॉफ्टवेयर आता है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, 3D एनिमेशंस बनाने के लिए यूज होता है। आ रही बात में? तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की पूरी कोडिंग किसमें है? पाइथन में। आपने इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट तो यूज किया ही होगा, आजकल रील्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम जो लाइव बना है वो किसमें बना है? जेंगो में। इंस्टाग्राम की पूरी कोडिंग किसमें है? पाइथन में। तो पाइथन में जेंगो का यूज करके पूरा इंस्टाग्राम बना हुआ है। आ रही बात में? तो आपका इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, तो सोशल नेटवर्किंग जो साइट है वो आपका पाइथन में ही बना है। आपने गूगल का ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा, है ना। फाइल स्टोर करने के लिए होता है ना। सर्वर पे लाइव डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो उसकी भी कोडिंग किसमें है? पाइथन में। हर फील्ड में आपको पाइथन यूज मिलेगा। आ रही बात में? अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है
इथिकल हैकिंग में जाना है, उसके लिए भी मस्ट है कि आपको पाइथन आना ही आना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है, आजकल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सेलेनियम टूल यूज हो रहा है ना। पहले टेस्टिंग जो है मैनुअल हुआ करती थी, अब आजकल ऑटोमेशन के थ्रू होता है, तो वहां पे भी क्या यूज हो रहा है, पाइथन। तो पाइथन की एक लाइब्रेरी है सेलेनियम, ठीक है। तो हर जगह आपको पाइथन मिल जाएगा आजकल। तो लाइट वेट होने की वजह से आजकल पाइथन सबसे ज्यादा डिमांड में। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको क्लियर हुआ। तो पाइथन का यूज करके आप हर टाइप का एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी आज मैंने जितना जो जो चीजें मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो कल भी अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको मेन मेन लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरी का यूज करके आप कौन कौन सा एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो कल भी हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे अभी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताऊंगा कि पाइथन के कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और कैसे कैसे उसको इंस्टॉल करना है। फिर उस पर हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे कल करेंगे कंटिन्यू। तो कल आप लोग टाइम से आ जाना, 11:30 है ना।